नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल के आखिरी महीने दिसंबर की, और बहुत थैंकफुल हूं मैं आप सभी के लिए। आपका जो प्रेम मिला, जो सहयोग मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उसको ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं गोचर कुंडली को देखकर। गोचर कुंडली का अर्थ है कि फिलहाल में जो ग्रह हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक आपकी जन्म कुंडली है जो आपका प्रारब्ध है, जो कि आप जो जानते ही हैं, जैसा कि चाणक्य ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और बहुत सारे योगियों ने कहा है कि जो प्रारब्ध होता है वो जन्म के समय ही तय हो जाता है। मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा गिन के नहीं, पर आप बहुत धनवान बनेंगे, काम में आपकी कितनी रुचि होगी, थोड़ा बहुत हद तक कौन आपके माता पिता हैं, पुत्र पुत्रियां, कुछ चीज़ें ज़्यादा फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें कम फिक्स होती हैं, पर काफ़ी हद तक जो फिक्स होता है वो जन्म कुंडली में ही होता है। और गोचर कुंडली सिर्फ ये बताती है अब उसकी कितनी संभावना है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो, बिना प्रयास करे किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक्सेप्शन जो है वो हमेशा होते हैं, पर मेनली प्रयास करना ही होता है। तो देखिए, इस तरह का आपकी गोचर कुंडली है। लग्न ये प्रथम भाव है आपका। आप ये जो वीडियो है वो लग्न के लिए भी है, जिनका कर्क लग्न है, जो राशि है उनके लिए भी है। लग्न वो होता है जो राशि आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही होती है। लग्न 2 और या 2.5 घंटे में बदल जाता है। राशि आप जानते हैं जहां पर चंद्रमा होता है, वहां अगर 4 नंबर है तो आपकी कर्क राशि। दोनों के लिए ये दोनों से ही देखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने दोनों से ही देखने को कहा है, तो इसीलिए हम दोनों से ही देखना चाहिए। अब जिसका किसी की राशि से ज़्यादा स्ट्रांग होता है रिजल्ट, किसी के लग्न से ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, आपके पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है और ये द्वितीय भाव है, इसमें सिंह राशि है। 5 नंबर सिंह राशि को दिखाता है, कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में आपकी कन्या राशि है, छठी राशि कन्या है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में शुक्र है तुला के, जो कि आपके 11 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद जो शुक्र है तुला से वृश्चिक में आ जाएंगे। ये वृश्चिक राशि है, इसमें सूर्य और केतु और बुध 3 ग्रह हैं। केतु यहीं पर रहने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख को बदलेंगे और बुध यहाँ पर 17 तारीख को बदल जाएंगे। नेक्स्ट धनु राशि में आ जाएंगे, आपके छठे भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। ये सप्तम भाव है, इसमें शनि और गुरु हैं। पूरे महीने ऐसे ही रहने वाले हैं, कहीं आने जाने वाले नहीं हैं। शनि यहाँ पर शश महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और शुक्र यहाँ पर मालव्य योग बनाकर बैठे हैं। दोनों शनि और गुरु यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं एक तरह से, तो अच्छा ही है। उसके डिटेल में हम बात करेंगे। छठा भाव में कुंभ राशि है, अष्टम भाव में माफ कीजिएगा पर कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में मीन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। 10वें भाव में मेष राशि है, कोई ग्रह नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे गलती है क्योंकि मंगल जो है वो मीन में है, फिलहाल मीन में रहेंगे, मतलब मंगल है यहाँ पर, मंगल और मंगल यहाँ पर 23 तारीख के बाद जो है वो मेष में आ जाएंगे। इसके बाद एकादश भाव में राहु हैं और जो द्वादश भाव है, 12वां भाव है, उसमें कोई ग्रह नहीं है। अब थोड़ा रिजल्ट पे आ जाते हैं, इनके क्या रिजल्ट रहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। इमोशनल लोग होते हैं, केयरिंग होते हैं, उनके लिए माता, घर, इस सब का बड़ा महत्व होता है। आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्यूशन बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को पहचान लेते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। गुस्सा अगर आए तो फिर सारा ज्ञान इनका मतलब धरा रह जाता है। इसलिए इनके लिए, वैसे तो सभी के लिए कहा है कि गुस्सा, क्रोध, भगवत गीता में कहा है कि बहुत ही बुरी चीज़ है, और ख़ासकर जो कर्क वाले हैं उनको कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उनकी गुस्से में वो काफ़ी मतलब बहुत बुद्धिमान और बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव और बहुत केयरिंग होते हुए भी जब गुस्से में होते हैं गलत निर्णय ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो गुस्से से बचें। अपने घर में ही अपना ही एक अपने तरीके से कुछ बना के चलते हैं, अपना स्टाइल लेके चलते हैं और जीवन में नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं। कर्क वाले, सिंह वाले नॉर्मली अगर
दूसरे ग्रह जो पॉजिटिव हैं तो नॉर्मली अच्छा करते हैं। ये कर्क और सूर्य और सिंह वाले जो हैं राजसी कुंडली है, एक तरह से बहुत अच्छे हैं। अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है काफ़ी। खैर ये थोड़ा सा हमने शॉर्ट में बताया क्योंकि मेन काम तो आपकी कुंडली का नहीं, मतलब कि कर्क का नहीं, आपके बारे में बताना ज़रूरी है। इस महीने का जो रिजल्ट है उस पर हम जल्दी से आते हैं। देखिए पहले शुक्र को ही ले लेते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में चतुर्थ के स्वामी होकर 11 तारीख तक बैठे हैं। मालव्य नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हैं। बहुत अच्छा योग है। घर, गाड़ी, बंगला, माता का सुख, जमीन का सुख, लोगों का सुख, मतलब आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप जिनके आपके जो जन्म के जो दोस्त हैं उनका सुख, उनसे मुलाकात, ये सब हो सकती है। माता के थ्रू लाभ हो सकता है। अगर कोई चुनाव वगैरह किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, वो मिल सकता है। खास करके महिलाएं, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी दोस्त जो भी हैं उनका जो है सहयोग काफ़ी मिल सकता है। ये सब चीज़ें 11 तारीख तक ज़्यादा रहेंगी क्योंकि 11 तारीख तक ही शुक्र जो है यहाँ पर है। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, शुक्र बहुत अच्छे हैं पर शुक्र पर शनि की दृष्टि है। अगर हम शनि की 10वीं दृष्टि गिने यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि है और राहु की भी है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि नहीं है, मंगल की है। देखिए मंगल की अष्टम दृष्टि शुक्र पर है। तो मंगल और शनि दो मैलेफिक ग्रह हैं। हालांकि आपके लिए जो मंगल है वो योग कारक हैं, मंगल आपके लिए योग कारक हैं और शनि जो हैं आपके लिए अकारक हैं, बहुत ज़्यादा कारक नहीं है। ऐसे में मंगल की दृष्टि अच्छी है, मतलब घर, गाड़ी, बंगला का तो मतलब बनता है, वो तो आ सकता है सुख। अगर आपकी कुंडली में योग है, दशा महादशा अच्छी है तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का योग पक्का पक्का यहाँ पर बनता है। अगर पर सावधान थोड़ा सा रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि राहु की जो स्थिति है, अगर हम इस घर से राहु गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो राहु अष्टम है। तो घर, गाड़ी, जो बंगला लेने का योग बन सकता है, पैसा वैसा भी इकट्ठा हो सकता है उसके लिए, पर कुछ या तो डॉक्यूमेंट्स में या जमीन में कुछ झंझट हो सकता है, जहां तक कि राहु की बात है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है, उनकी दशा महादशा नहीं है, तब तो ठीक है। पर अगर ऐसा है कि राहु बहुत अच्छे नहीं है और गोचर में वो हालांकि 11वें भाव में सब तरह का लाभ देंगे, पैसे देंगे, पर जहां जमीन की बात आती है वहां थोड़ा सा संभल के चलना है। इसके बाद ये जो शुक्र है 11 के बाद पंचम में आ जाएंगे। पंचम में जो है शुक्र का गोचर अच्छा माना गया है, और पर जब वो केतु के साथ रहेंगे उस समय थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पति पत्नी में, प्रेषी प्रेमिका में। जब वो केतु से दूर रहेंगे तब प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, रिश्तों की शुरुआत के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है, फन का है, आनंद का है, क्रिएटिविटी का है, जीवन के मकसद का है, बच्चों का है, एजुकेशन का है। और ऐसे में वहाँ पर एकादश भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी का जाना आपका किसी अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है उससे भी लाभ को दिखाता है। पर जब केतु के पास रहेंगे वो थोड़ा सा विचारणीय रहेगा। वो करीब आपके 15 दिसंबर के बाद एंड लगभग साल के अंत में ही आएंगे, तो नॉर्मली अच्छा रहने वाला है। नॉर्मली जो है शुक्र का गोचर आपके लिए ऑस्पिशियस है। तो किसी की शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है या फिर ये जो शुक्र है आपके शुक्र से त्रिकोण में है तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसके बाद हम आते हैं सूर्य, केतु और बुध के पास। तो केतु तो यहीं रहने वाले हैं, सूर्य बुध 15 तारीख के आसपास रहेंगे, सूर्य 15 तक, बुध 17 तक। तो सूर्य का रिजल्ट, सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं। वाणी से लाभ होगा, फैमिली से लाभ होगा, एजुकेशन से लाभ होगा, आपकी जो वैल्यूज हैं उनसे लाभ होगा, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे। मतलब सूर्य का जो गोचर है, लग्न अगर आपका कर्क है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी राशि भी है तब भी वो अपने मित्र की राशि में है, और इस भाव का जो स्वामी है वो भाग्य भाव में है, तो काफ़ी हद तक अच्छा है। हालांकि बच्चों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, बच्चे थोड़े से आपकी कम सुने, इस तरह की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है और सूर्य भी एक गर्म ग्रह है। अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप महिला हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना है आपका, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है ऐसे में, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर, केतु है, राहु की दृष्टि है, पंचम भाव है जो कि बच्चों का है, जीवन के मकसद का है। तो कोई भी निर्णय लें सोच समझ के लें, ये तो यहाँ पर बनता है, चाहे किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही हो।
सूर्य 15 तारीख के बाद जब छठे में जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे और स्वास्थ्य को भी सही रखेंगे, आपको विजय भी दिलाएंगे। पर किसी से कर्जा ना लें और धन के मामले में थोड़ा संभल के चलें। हालांकि अगर आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप किसी को सर्विस देते हैं तो पैसे में आपके लिए वृद्धि होगी, अच्छा ही होगा। पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि सूर्य जो है आपकी इम्यूनिटी है। और पिता के साथ थोड़ा सा, बॉस के साथ, क्योंकि सूर्य पिता और बॉस भी हैं, तो वो भी ध्यान रखना जरूरी है। वाणी को अपना संभाल के रखें 15 तारीख के बाद, क्योंकि ये भाव वाणी का है। खाने पीने में लापरवाही ना करें, समय पे खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। अच्छे का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाले वाला, तीखा, बहुत ज़्यादा इस तरह का फास्ट फूड, पैक्ड फूड जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सादा खाना, अच्छा खाना, ऑर्गेनिक खाना जहाँ तक हो सके, और भूख से थोड़ा कम ही खाना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो, अगर आप वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कम खाना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद हम बुध की बात करें तो बुध देखिए आपके लिए एकादश और तृतीय भाव, द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो कारक ग्रह नहीं हुए। और वैसे भी जो हैं बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, पर बुध मानते हैं चंद्रमा को अपना शत्रु। पर बुध का पंचम में गोचर शुभ कहा गया है। तो यहाँ दोनों तरह की सिचुएशन है। मन लगेगा पढ़ाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं आप उसमें अच्छा भी करेंगे, पर थोड़ा सा जो भी कहेंगे उससे उतना फुलफिलमेंट नहीं रहेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। हालांकि आप करेंगे अच्छा। 17 तारीख तक खर्चा आ सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, कपड़े, फीस, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं सोची वो खर्चा आ सकता है बच्चों के ऊपर। और आपके जो पड़ोसी हैं या छोटे भाई हैं जो आपसे छोटे हैं, बहन हैं, उनके ऊपर इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं रहेगी। हालांकि बुध आपका कम्युनिकेशन बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छा करेंगे। अगर आपकी बुध की दशा अंतरदशा है तो उसके लिए ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये ना समझे कि बुध का रिजल्ट मिलेगा तो सूर्य का नहीं मिलेगा, दोनों का ही मिलेगा, पर जिसकी दशा अंतरदशा है उसका थोड़ा ज्यादा मिलेगा। खासकर कब, अगर बुध आपके जन्म कुंडली में यहीं पर है या फिर इससे त्रिकोण में है तो। इसके बाद देखिए केतु की बात हम करें तो केतु तो पूरी साल ही रहने वाले हैं। केतु यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, मतलब कि एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप वर्क हैं, काम कर रहे हैं तो लाभ आपको अच्छा खासा रहेगा राहु की वजह से। अब इसके बाद हम आ जाते हैं राहु, केतु, सूर्य, शुक्र हमने देखा। अब शनि और गुरु की बात करें, इस भाव की बात करें। अगर हम इस भाव की बात करते हैं तो गुरु इसके मालिक हैं और सप्तम में आ रहे हैं, और नवम भाव के मालिक भी हैं गुरु, और शनि के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। शनि आपके सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, क्योंकि शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, और गुरु की 2 राशियां हैं धनु और मीन। तो इन सब भावों के जो मालिक हैं सब मिलके जो हैं सप्तम में आ गए हैं। तो ये सप्तम में एक तो षष्ठ महापुरुष योग बना हुआ है, और शनि गुरु का एक तरह का नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है, क्योंकि शनि जो है आपके केंद्र के स्वामी है, गुरु त्रिकोण के स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब मिलते हैं तो राजयोग बनाते हैं। अब ऐसे में गुरु नीच है तो नीच भंग राजयोग। तो इन दोनों की युति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है शनि और गुरु की, और जहाँ पर होते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ पर बड़ी घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में आपका बिजनेस अचानक से बहुत बढ़ सकता है, आपको बहुत सारी फेम मिल सकती है। आपके जीवन में शादी विवाह, शादी की जो लोग तैयारियां कर रहे हैं या कोई सिंगल हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आपको कोई फेम वगैरह क्यों मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह मिलकर आपके लग्न को देख रहे हैं, और लग्न आपकी ऑरा है, आपका एटीट्यूड है, आपकी इंटेलिजेंट है, आपको दुनिया कैसे जानती है वो है। तो उस पर गुरु और शनि की दृष्टि उसको बहुत बढ़ा सकती है। अब कब होगा शनि गुरु आपकी कुंडली में, पहले तो शुभ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उन पर मेलेफिक की दृष्टि कम से कम हो, फिर उनकी दशा अंतरदशा हो, और उसके बाद भी ये दोनों ग्रह जहां आपके ग्रह बैठे हैं उससे केंद्र त्रिकोण में, खास करके त्रिकोण में हो तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अगर नहीं तो कम आ पाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हुआ गुरु और शनि का सप्तम में रिजल्ट, और इनकी दोनों की जो लग्न पर दृष्टि है। इसके अलावा शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो
नवम भाव पर है जहाँ पर मंगल हैं, कार्य करने से रोकेंगे, मेहनत करने से रोकेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा यहाँ पर शनि खटास ला सकते हैं, सास ससुराल वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके शुक्र पर है, चतुर्थ भाव पर है, जिसकी हमने बात की थी। मंगल की थी तो घर गाड़ी बंगला उसके लिए अच्छी है। अगर शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति मिल सकती है, उसकी थोड़ी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सप्तम का स्वामी जो है आपके एकादश भाव के स्वामी को देख रहा है, चतुर्थ भाव के स्वामी को देख रहा है। पर यह है कि घर गाड़ी बंगला खरीदते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज़ को शनि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं। हालांकि शुक्र का पूर्णतः सपोर्ट है, तो अभी अगर शनि की दशा अंतर्दशा है तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा है। अगर शुक्र का है तो थोड़ी सी चीज़ें ईजी रहेंगी, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थेश और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र और चतुर्थ भाव दोनों पर पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि उनसे रिलेशन में सुधार होगा, पर उनके खुद का जो स्वास्थ्य है और उनकी खुद की जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा हार्डशिप यहाँ पर शनि ला सकते हैं। माता के जीवन में कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, माता खुद भी घर गाड़ी बंगला आदि खरीद सकती हैं, इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती है। पर उनके जीवन में मतलब घर गाड़ी बंगले के मटेरियल एसेट्स के हिसाब से तो अच्छा है, पर जो मन का हिसाब है, दिल दुख, उसके हिसाब से उनका थोड़ा सा ख्याल रखना है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। इसके बाद हम गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, दोनों की संयुक्त दृष्टि लग्न पर है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। एकादश भाव पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपके मित्रों से, एक तो आपका जो फ्रेंडशिप का जो एरिया है उसको बढ़ाएगी, मित्रों से, बड़े भाइयों से थोड़ा लाभ दिला सकती है। और चूंकि वहाँ राहु हैं तो अचानक से जो है कोई जो सोर्स होता है ना इनकम का, वो बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। बड़ा होगा छोटा होगा आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है ज़्यादा, क्योंकि प्रारब्ध तो वही लिखा है ना। अब ट्रांजिट तो सिर्फ यही बता रहा है कितना हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो जन्म कुंडली ही बताएगी। अगर वहाँ पर चीज़ें सही हैं और दशा महादशा है तो फिर हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, इस तरह से सिचुएशन है। गुरु की जो नवम दृष्टि है तृतीय भाव पर, ये आपके जो छोटे भाइयों के साथ जो रिश्ते हैं उसको सुधारेगी, पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारेगी, आपका कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ाएगी। और यात्राओं की यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं, यात्राओं के चांसेस बन सकते हैं, इसके काफ़ी चांसेस हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आपकी एक्टिव लाइफ हैं, अगर आप डांस में हैं, अगर आप मीडिया में हैं, आप कम्युनिकेटर हैं, उस तरह का है तो उसके लिए भी अच्छा है। बिजनेस के लिए तो अच्छा है ही, शुक्र शनि का यहाँ पर गुरु और शनि का जो योग है इन चीज़ों के लिए भी अच्छा है। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करें, मंगल जो ग्रह है उसकी अगर हम बात करते हैं तो मंगल नवम में जो है पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा सा। मंगल देखिए दसम के स्वामी है और पंचमेश के स्वामी है। पंचमेश का दसम का नौवें भाव में आना अच्छी बात है, ये कुल दीपक योग होता है एक तरह से। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपके कुल का नाम बढ़ाएगा, कुल को लोग आपको जानेंगे, या कह सकते हैं आपके थ्रू आपके कुल को जानेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल कोई कुल दीपक योग बनाए हुए हैं और फिलहाल उनकी स्थिति किसी तरह से आपके त्रिकोण में है मंगल, मतलब अगर आपकी कुंडली में मंगल 4, 8 बार है, या तो कर्क में है या वृश्चिक में है, और अब मंगल जो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके कुल को रोशन करेगा, कुल की मर्यादा को बढ़ाएगा, आपके परिवार की मर्यादा को बढ़ाएगा। और ये काम अभी हो सकता है मंगल के 23 तारीख तक, उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद भी मंगल और भी अच्छे आपके लिए होने जा रहे हैं। तो ये खुशखबरी है कि कार्य के लिए, मेहनत के लिए, समाज के लिए आप कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे काम के थ्रू अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे। खास करके अगर मंगल आपके या तो दशा महादशा है उसी जगह पर है या उससे त्रिकोण में है, तो ये चीज़ें अवश्य होकर रहेंगी। उसमें कुंडली में दम होना चाहिए, नवांश में भी उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये आप समझ ही गए होंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ सकती है, या फिर एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, किसी हॉलिडे वगैरह पर प्लान बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए बात समझने की है बहुत ज़्यादा, कि प्लान बन सकता है और जा भी सकते हैं,
पर कम लोग जा पाएंगे कोरोना की वजह से। वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब तो सर जी प्लेन तो बंद है, आप कह रहे हैं आप इंटरनेशनल यात्राएं, वो ठीक है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो सिचुएशन बनेगी, बातें होंगी कि यार अगर नहीं चलते तो कहीं जा सकते थे, ये वाली बात है, समझने की बात है। पर हाँ, उसके चांसेस हैं, और जिस कंट्री में ऐसा नहीं है या जहाँ थोड़ी सी छूट है वहाँ पर लोग जाएंगे भी, ये भी बात है ना। मंगल की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर है। मेहनत बहुत करेंगे आप अपने पराक्रम से, जो मैं बता रहा हूँ, परिवार का नाम रोशन करेंगे, तो आप बहुत पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाग्य से होगा, लोगों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि लोग तो यही देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं नॉर्मली, हम भी सभी। अब कोई आया है, वो बोल रहा है या कुछ अच्छी कर रहा है, तो हमको ये थोड़ी ना पता लगता है कि वो जब यहाँ नहीं था तो कितनी मेहनत की थी उसने। चाहे वो कोई गायक हो या कोई दौड़ने वाला हो, बहुत तेज दौड़ा, तो आपको नहीं पता है कि उसने कितनी जान लगाई है 2 सेकंड के लिए, 12 साल मेहनत की है, 20 साल मेहनत की है, तो वो दिखता ही नहीं है। और मूवी में भी ऐसा नहीं दिखाते हैं, बस ये दिखाते हैं रिजल्ट आ रहा है। और तो और हम लोग भी, ज्योतिषी भी ये नहीं बताते हैं कि भाई बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, मेहनत से ही भाग्य बनता है। अब मेहनत यहाँ पर गधे की तरह नहीं करनी है कि भाई मैं तो, वो रिक्शे वाले भी करते हैं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है फिजिकल मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं है। मेहनत का मतलब है जो आपका सपना है उसके लिए जितने इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब आप जुटाने की कोशिश करें। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी गाइडेंस होनी चाहिए, आपका फूड वगैरह ये सब होना चाहिए, और जोश आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप एक गायक बनना चाहते हैं तो आपका रियाज अच्छा होना चाहिए, आपके फेफड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी वोकल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक अच्छा गुरु होना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा जहाँ से आपको लोग देख पाएँ। तो वो सब चीज़ को ही मेहनत कहते हैं। इसके साथ साथ धैर्य होना चाहिए कि आप धैर्य रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आप लगे रहेंगे तो ईश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके लिए तो सभी बच्चे बराबर ही हैं, वो तो सभी के लिए चाहता है। अच्छा, एक कहानी है, एक मछली की कहानी है। एक जापान में एक मछली होती है, उसकी एक खूबसूरती है कि वो, उस पर सराउंडिंग का बड़ा असर पड़ता है, वो आपसे मिलती जुलती है, इसलिए बता रहा हूँ। उसको अगर छोटे तालाब में डालो तो वो थोड़ा बढ़ती है, अगर बड़े तालाब में डालो तो बड़ा बढ़ती है, और बहुत बड़े तालाब में डालो तो और बड़ा बढ़ती है। तो कर्क राशि वालों का थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा है या बच्ची है तो उसको इस बात का ध्यान रखिए, उसको जितना फेवरेबल आप दे पाएंगे और जितना उसको पॉजिटिव रखेंगे और उसकी अच्छी बातें बताएंगे, उसको उतना ग्रो करेगी या उतना ग्रो करेगा। कर्क वालों की ये बात होती है। टफ सिचुएशन में वो थोड़ा सा अपने आप को करते, रानी है ना कर्क, हालांकि सभी नहीं, ग्रह डिपेंड करेंगे। अगर मंगल कहीं अच्छा है और सूर्य शुभ है तो थोड़ा सा आएगा, पर फिर भी ये बात रहती है। तो सपोर्ट करें उनका, उनको समझें, उनको प्यार से समझाएं। सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन उनसे ना पूछें कि कितने मार्क्स आए, हर दिन उनसे पूछें कि बच्चे आज आपने क्या किया, किसकी आपने सहायता की, आपने आज टीचर से क्या क्वेश्चन पूछा। आपको जब टीचर ने समझाया तो आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चा कहेगा हाँ मम्मी या पापा आया, तो आप उसको उकसाएं कि आप उनसे पूछिए। जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो विषय में तो उसका इंटरेस्ट आएगा, समझ में आने लगेगा, और यही आपकी थोड़ी सी इनिशिएटिव उसको अच्छे मार्क्स दिला के लाएगी, ना कि बाद में ये पूछना। और उसके बाद भी अगर उतने नहीं आते जितना आप चाहते हैं, अगर उसने पहले से ज़्यादा अच्छा किया है तो आपको खुश होना चाहिए। इसी तरह अपने काम में भी हो सकता है आप उतना नहीं, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं ना, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसको एंजॉय कीजिए, उससे आपको ताकत मिलेगी आगे बढ़ने की। थोड़ा थोड़ा करके ही समुंदर भर जाता है, और जो आदमी बढ़ता है तो कुछ पता नहीं है कब वो कहाँ उठ जाए, थोड़ा सा समय लगता है, पर वो उसकी मनोस्थिति अच्छी रहनी चाहिए, वो पॉजिटिव रहना चाहिए और सही रास्ते पर होना चाहिए। नहीं तो कर्म चक्र है, किसी भी डायरेक्शन में डालो आप तक पहुंच जरूर जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिए। मंगल के बाद हम अब राहु को ले लेते हैं।
मंगल की देखिए ये दृष्टि ली, और ये जो दृष्टि है अष्टम दृष्टि जो शुक्र पर रहेगी, स्त्री पुरुष के बीच में कामुकता को बढ़ाएगी, आकर्षण को बढ़ाएगी। मुलाकात आपकी आपके होने वाले पति या पत्नी से आपके घर के आसपास हो सकती है, स्कूल के आदि में हो सकती है, और आपकी जो माता है उसका वो किसी से आपको मिलाएं, लड़की से या लड़के से, आप कहीं जा रहे हैं अपनी मदर के साथ तो किसी से मुलाकात हो सकती है जो बाद में आपका भावी पति या पत्नी बने, इस तरह की यहाँ संभावना है। आपके वर्क प्लेस पे भी आपकी पति पत्नी या प्रेयसी प्रेमिका जो भी हैं उनसे मिलने की बहुत सारी संभावनाएं इस महीने में बन रही हैं। राहु की बात करें तो राहु एकादश में सब तरह के सुख देता है, शत्रुओं का विनाश करता है और पैसे के मामले में लाभ बहुत ज़्यादा देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ है और अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, उसका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छा है, उसके नक्षत्र का स्वामी है वो अच्छा है, उसके नवांश का स्वामी वो अच्छा है, तो चीज़ें ज़रूर बहुत अच्छी हैं। राहु आपको देने आए हैं, दबा दबा के देने आए हैं। अब देंगे कितना ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। हालांकि बच्चों के साथ थोड़ा सा संभल के रहें, और आपके जो पति हैं या पत्नी हैं, प्रेयसी हैं, प्रेमिका हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार बना के रखें, क्योंकि राहु बिना बात की बात को बढ़ा के बात का बतंगड़ बना के थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं। जो लोग पहले से साथ हैं, अगर नहीं है, आप सिंगल हैं, तो फिर वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए। नए नए लोगों से आपसे मुलाकात हो सकती है, किसी फॉरेनर से या दूसरी जात के व्यक्ति से, वो उसके लिए वो शादी की आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाने वाले हैं। अगर आपकी सेकंड मैरिज है तब भी राहु उसको फेवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ से बैठे राहु आपके हेल्थ को अच्छा करने वाले हैं, आपकी ओवरऑल ऑरा को बढ़ाने वाले हैं, धन के मामले में भी लाभ कराएंगे। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और उससे भी ज़्यादा है कि इससे आपको कोई ना कोई लाभ होगा। नया साल आने वाला है तो आशा करता हूँ वो आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। पर याद रखिएगा कि कर्म प्रधान है संसार, और मेहनत करनी होती है, और वो भी 1-2 महीने नहीं, काफ़ी समय, तब हम उच्च पद तक जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में हाई चीज़ पर जा सकते हैं। और निराश ना हो, पॉजिटिव रहें। महीने के त्यौहार, 30 तारीख की पूर्णिमा है जो चंद्रमा का व्रत है और धन आदि के लिए अच्छा होता है। एकादशी 11 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है। 25 तारीख की मोक्षदायिता एकादशी है, मोक्षदायिनी एकादशी है। इस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता में इतना ज्ञान है कि सारे ग्रहों की रेमेडी तो है ही, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दिल लगा के पढ़ें, समझें, मेडिटेशन करें, एक एक श्लोक को समझने की कोशिश करें। स्पिरिचुअल के नज़रिए से और भौतिकता के नज़रिए से भी आप उसको, भौतिक चीज़ों को गेन भी कर पाएंगे और उसकी पकड़ से भी बाहर आ पाएंगे अगर गीता को समझेंगे तो। 12 तारीख और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है। ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव भोलेनाथ का व्रत है। और 13 तारीख की शिवरात्रि है। 14 तारीख की अमावस्या है। जिन लोगों का राहु थोड़ा एफ्लिक्टेड होता है, अच्छा नहीं होता है, राहु की दशा महादशा पितृश्राप आदि है, उनको अमावस्या का व्रत करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए भी अच्छा है। इस महीने 14 तारीख को ग्रहण भी है, तो मंत्र आदि सिद्ध करने के लिए भी शुभ समय है। संक्रांति 15 तारीख की है और संकष्टी जो है 3 तारीख की है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा, अगर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपने साथ दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।